गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं लेसन 6 के अंदर आगे बढ़ते हैं। लेसन 6 हमने स्टार्ट किया था जिसका नाम था अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं तथा उत्प्रेरक। कल हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से रासायनिक जो समीकरण होती है उसको लिखा जाता है। रासायनिक समीकरण किस प्रकार से लिखी जाएगी, रासायनिक समीकरण का लिखने का तरीका क्या होगा और उसे संतुलित हम किस प्रकार से करेंगे। आज हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकारों का अध्ययन करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकारों की बात करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया के बारे में मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि जब पदार्थ में परिवर्तन हो जाए, रासायनिक परिवर्तन, तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि दूध के अंदर हमने जावन मिलाया, जावन हम छाछ को बोल देते हैं हमारी भाषा में, तो क्या बन गया, दही बन गया। यानी कि दूध में क्या हुआ, रासायनिक परिवर्तन हुआ जिससे क्या बना, दही बना। तो इसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। किसी भी पदार्थ के अंदर जो रासायनिक परिवर्तन होगा उसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। इसमें तीर के निशान के, ये जो तीर का निशान है इसके बाईं तरफ जो पदार्थ होगा उसे हम अभिकारक कहेंगे। जो अभिक्रिया में भाग लेगा इसे हम क्रिया कारक भी कह देते हैं। इसी प्रकार जो उत्पाद बनता है, जो बनता है इसमें निर्मित होता है अभिक्रिया में, उसे उत्पाद या क्रिया फल कह देते हैं। आपको मैंने ये भी बताया कि जो अभिकारक है, जो उत्पाद है, इनकी जो सांद्रता होती है वो क्या होती है, समान होती है। जो द्रव्यमान है या सांद्रता है वो क्या है, समान होती है। आप जितनी मात्रा में अभिकारक लेंगे उतनी मात्रा में क्या बनेगा, उत्पाद निर्मित होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। देखिएगा, अभिक्रिया के प्रकार स्टार्ट करते हैं। कुछ प्रकार हैं, कई प्रकार हैं, शायद 9-10 अभिक्रियाएं हैं। उन अभिक्रियाओं को पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया की। संयोजन या इसे संयुग्मन या इसे योगात्मक अभिक्रिया कह देते हैं। इस अभिक्रिया में क्या होता है, इस अभिक्रिया में क्या होता है कि अभिकारक जो होते हैं वो 2 या 2 से अधिक होते हैं, परंतु जो उत्पाद बनता है वो सिर्फ एक ही बनता है। यानी कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के संयोग से यदि एकल उत्पाद निर्मित हो तो उसे हम क्या कहेंगे, संयोजन या संयुग्मन अभिक्रिया। देखिएगा, जैसे मैं कोयले का दहन करता हूं, C+O2 और ये क्या बन जाता है, CO2। कोयले का दहन इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। 1 नंबर में पूछा भी जा सकता है कि कोयले के दहन की रासायनिक समीकरण लिखिए। तो कोयले के दहन की रासायनिक समीकरण क्या होगी, कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें देखिएगा अभिकारक तो कितने हैं, 2 हैं, जबकि उत्पाद कितना है, 1 ही है। यानी कि इस अभिक्रिया में एकल उत्पाद का निर्माण होता है। जो उत्पाद होगा वो क्या होगा, 1 ही होगा। अगर 1 से अधिक उत्पाद निर्मित होंगे तो वो कौन सी अभिक्रिया नहीं होगी, संयोजन अभिक्रिया नहीं होगी। संयोजन अभिक्रिया को पहचानने का एकमात्र और अच्छा सही तरीका यही है कि उसमें जो उत्पाद है वो कितना होगा, 1 ही होगा। उत्पाद 1 से ज्यादा होगा तो वो कोई भी अभिक्रिया हो सकती है, लेकिन संयोजन अभिक्रिया नहीं हो सकती। आगे बढ़ते हैं, इसमें मैग्नीशियम के फीते का दहन करते हैं। मैग्नीशियम के फीते का दहन, दोनों अभिक्रियाएं ही इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में और कंपटीशन एग्जाम में पूछी जाती है। पहले बता रहा हूं, मैग्नीशियम की वायु की उपस्थिति में दहन करें यानी ऑक्सीजन से क्रिया करवाएंगे, क्या बनेगा, MgO। ये बन जाएगा, इसको संतुलित कर देते हैं साथ में 2 MgO। तो देखिएगा,
इसमें भी अभिकारक कितने हैं? 2 हैं। उत्पाद कितना है? 1 ही है, यानी उत्पाद 1 का निर्माण होगा तो वो कौन सी अभिक्रिया होगी? संयोजन अभिक्रिया। इसे संयुग्मन या योगात्मक अभिक्रिया भी कह देते हैं। आगे बढ़े, दूसरी अभिक्रिया की ओर चले, जिसका नाम होगा वियोजन या अपघटन। देखिएगा, दूसरी अभिक्रिया वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। ये संयोजन अभिक्रिया का विपरीत रूप होता है। संयोजन अभिक्रिया में हमने पढ़ा कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक होंगे और उत्पाद कितना होगा? 1 ही होगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि अभिकारक क्या होता है? 1 ही होता है, लेकिन उत्पाद क्या होते हैं? 2 या 2 से अधिक होते हैं। देखिएगा, वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है। संयोजन अभिक्रिया में अभिकारक 2 या 2 से अधिक थे और उत्पाद 1 था, लेकिन इसमें अभिकारक 1 होगा लेकिन जो उत्पाद है वो 2 या 2 से अधिक होंगे, क्योंकि उत्पाद अगर 1 ही बनेगा 1 से तो वो संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। देखिएगा, ये जो अभिक्रिया होती है 3 प्रकार की होती है। पहला प्रकार पढ़ते हैं इसका। 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है विद्युत अपघटन, एक होती है उष्मीय अपघटन, एक होती है प्रकाशिक अपघटन। तीनों की बात करते हैं। विद्युत अपघटन में क्या होगा कि जो विद्युत होगी उस विद्युत के द्वारा या विद्युत ऊर्जा के द्वारा एकल अभिकारक को 2 या 2 से अधिक उत्पादों में तोड़ दिया जाएगा। देखिएगा, जैसे कि मैं बात करूं 2H2O और यहाँ पे मैं इसको विद्युत ऊर्जा दूं, करंट प्रवाहित किया जाए, इसमें विद्युत ऊर्जा प्रवाहित की जाए तो क्या बन जाएगा? H2+O2। तो ये जो निर्मित हुआ H2O क्या किया? विद्युत अपघटन किया, H2 और O2 बना। अभिकारक देखिए कितना है? 1 ही है। उत्पाद कितने हैं? 2 हैं। यानी कि इस प्रकार जो विद्युत के द्वारा अपघटन की क्रिया होती है, एकल अभिकारक को 2 या 2 से अधिक उत्पादों में तोड़ दिया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन। आगे बढ़ते हैं, उष्मीय अपघटन की बात करते हैं। जैसे इसमें क्या होगा? उष्मा के द्वारा अपघटन अभिक्रिया होगी। उष्मा देकर एकल अभिकारक को 2 या 2 से अधिक उत्पादों में तोड़ दिया जाएगा। देखिएगा, जैसे कि हम बात करते हैं CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या देते हैं? उष्मा देते हैं। उष्मा को हम ऐसे दर्शा सकते हैं, ये जो क्रिया होगी 473 केल्विन ताप पर होगी और इससे क्या बन जाएगा? CaO+CO2, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अभिकारक कितना है? 1 ही। उत्पाद कितने हैं? 2। यानी कि एकल अभिकारक को उष्मा के द्वारा यदि अपघटित करके 2 या 2 से अधिक उत्पादों में बदल दिया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? उष्मीय अपघटन। प्रकाशिक अपघटन की बात करते हैं। इसमें क्या होगा? प्रकाश ऊर्जा देकर, प्रकाश ऊर्जा के माध्यम से एकल अभिकारक को 2 या 2 से अधिक उत्पादों में तोड़ दिया जाएगा। जैसे कि देखिएगा, HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड है। ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो है इसको H न्यू के द्वारा हम प्रकाश को व्यक्त करते हैं। यहाँ पे आप प्रकाश भी लिख सकते हैं हिंदी में, कोई बात नहीं है, पर इन दोनों में से एक लिख दो, एक ही बात है। HBr से क्या होगा? एक तो बनेगा H2+1 बनेगा Br2। Br जो ब्रोमीन गैस है ये बाहर निकल जाएगी। तो इसको हमने क्या किया? अभिकारक कितना यहाँ पे? 1। उत्पाद कितने यहाँ पे? 2। यानी कि प्रकाश ऊर्जा देकर
हमने एकल अभिकारक को दो उत्पादों में विभक्त कर दिया या घटित कर दिया, इसे ही हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, ध्यान रखना। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं तीसरी अभिक्रिया की ओर, जिसका नाम है विस्थापन। तीसरी अभिक्रिया पढ़ते हैं हम। तीसरी अभिक्रिया विस्थापन। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि इसमें अभिकारक जो होते हैं वो दो होते हैं, और दोनों अभिकारकों में क्या होता है कि जो परमाणु होते हैं उनमें से एक परमाणु का आदान प्रदान हो जाता है। एक परमाणु जो होता है, एक तत्व जो होता है, इसमें क्या होता है, एक तत्व होता है। जैसे कि मान लीजिए मैं बताता हूँ आपको, कॉपर सल्फेट है, ये तो एक क्या है, यौगिक है, और एक क्या होता है, इसमें तत्व होता है। जो तत्व होता है, ये तत्व इस यौगिक के तत्व को वहां से हटा देता है और खुद उसके स्थान पे क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। जैसे कि जिंक जो है, इस जिंक ने क्या किया, यहां से जिंक ने Cu को हटा दिया, यानी कॉपर सल्फेट को क्या कर दिया, यहां से हटा दिया, और खुद क्या हो गया, इसके साथ में जुड़ गया। समझ में आ गया। जिंक ने क्या किया, जिंक जो तत्व है, इसने यौगिक के एक तत्व को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, यहां से खुद क्या हो गया, इसके स्थान पे जुड़ गया, यानी कि क्या बना, ZnSO4, और Cu को क्या कर देगा, ये अलग निकाल देगा, यानी Cu क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ये जो था, ये इसका नाम था कॉपर सल्फेट, और ये क्या था, जिंक, जो कि एक धातु है, और इससे क्या निर्मित हुआ, जिंक सल्फेट, और कॉपर क्या हो गया, अलग हो गया। यानी कि इस अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे यौगिक में से, या एक अभिकारक दूसरे अभिकारक से किसी तत्व परमाणु को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। इसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कॉपर सल्फेट, वही है, प्लस में ले लेते हैं Fe को बोलते हैं आयरन या फेरस, आयरन या फेरस कह देते हैं, और ये क्या होगा, इसमें भी Fe जो होगा वो क्या कर देगा, Cu को यहाँ से हटा देगा, और क्या बना लेगा, Fe खुद जुड़ जाएगा इससे, प्लस में Cu को क्या कर देगा, अलग कर देगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, FeSO4 को आयरन सल्फेट, यानी कि इसमें भी वही क्रिया हुई, इसे हमने क्या कहा, विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पे एक बात ध्यान देने योग्य ये है कि अगर मैं इस अभिक्रिया को उल्टा लिख दूं, अगर मैं Cu जो है, Zn जो है, इस प्रकार से लिख दूं, ये जो है ये पहले लिख देता हूं, ये अभिकारक में लिख देता हूं, और फिर उत्पाद की कल्पना करते हैं हम। मैंने यहाँ पे क्या किया, ये अभिकारक लिख दिया। अब जिस प्रकार से इसमें क्रिया हुई, Zn ने क्या किया, Cu को यहाँ से हटा दिया, कॉपर को, तो इसमें भी क्या होना चाहिए, जो कॉपर है ये क्या करना चाहिए, यहाँ पे Zn को हटा देना चाहिए। लेकिन ये जो अभिक्रिया है आगे जाके नहीं होती है। ये अभिक्रिया क्यों नहीं होती है, क्योंकि जो सक्रियता श्रेणी होती है, सक्रियता श्रेणी का मतलब होता है कि जो तत्व होते हैं वो तत्व अपनी अभिक्रियाशीलता के आधार पर इसमें ऊपर से लेके नीचे तक क्रम में व्यवस्थित होते हैं। तो यानी कि जो कॉपर होता है, इस कॉपर की क्रियाशीलता, अभिक्रियाशीलता जिंक से क्या होती है, कम होती है, जिसके कारण कॉपर जिंक को जिंक सल्फाइड से पृथक नहीं कर सकता। इसी प्रकार अगर इसको उल्टा लिख दिया जाए तो जो कॉपर है ये Fe से क्या होता है,
कम क्रियाशील होता है, जिससे कॉपर आयरन को आयरन सल्फेट में से नहीं निकाल सकता, यानी इसमें से आयरन को अलग नहीं किया जा सकता। किसके द्वारा? कॉपर के द्वारा। क्यों? क्योंकि ये क्या होता है, Fe से आयरन से कम क्रियाशील होता है। क्या होता है? कम क्रियाशील, यानी कि अधिक क्रियाशील वाला जो तत्व होता है, अधिक क्रियाशीलता का जो तत्व है, वो कम क्रियाशीलता वाले तत्व को हटा सकता है। अधिक क्रियाशीलता वाला जो तत्व है वही कम क्रियाशीलता वाला को तत्व को हटा सकता है। कम क्रियाशीलता वाला तत्व अधिक क्रियाशीलता वाले तत्व को नहीं हटा सकता। इसमें यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में, कि वो कहेगा कि एक कॉपर सल्फेट के विलयन, कॉपर सल्फेट के नीले रंग के विलयन, नीले रंग के विलयन में जिंक के टुकड़े डालते हैं तो कॉपर सल्फेट का रंग विलुप्त हो जाता है, ऐसा क्यों? प्रश्न क्या है, कॉपर सल्फेट के नीले रंग के विलयन, कॉपर सल्फेट जो है ये, इस कॉपर सल्फेट के अंदर ये कॉपर सल्फेट है, इसका रंग कैसा है? नीला है। मैंने क्या किया, जिंक के टुकड़े डाल दिए, इसके अंदर क्या कर दिया, जिंक के टुकड़े डाल दिए, और जैसे ही जिंक के टुकड़े डाले मैंने तो क्या हुआ, ये जिंक है, जिंक क्या कर लेगा, इस कॉपर सल्फेट के नीले रंग के विलयन से क्रिया कर लेगा और क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट, यानी कि क्रिया होने के बाद में ये क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा। कॉपर सल्फेट का जो रंग था वो कैसा था, नीला था। जिंक सल्फेट का रंग जो होता है ये अलग होता है, इसलिए जो कॉपर सल्फेट था पहले, अब वो क्या है, जिंक सल्फेट है, इसलिए इसका रंग क्या हो जाता है, विलुप्त हो जाता है। इस प्रकार का क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, बहुत बार पूछा गया है, इस बात को भी आप ध्यान में रखना। इसी प्रकार कॉपर सल्फेट में जिंक के टुकड़े की जगह वो क्या डाल सकता है, आयरन यानी लोहा होता है, लोहे की कील को डाल सकता है। लोहे की कील डालने पर भी कॉपर सल्फेट का जो विलयन का रंग है वो क्या हो जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। ये हमने बात की किसकी, विस्थापन अभिक्रिया की। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट चौथी अभिक्रिया की, जिसका नाम है द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब हम बात करते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि इसमें जो यौगिक होते हैं अभिकारक में, वो अपने अपने तत्वों का आदान प्रदान कर लेते हैं। जैसे कि देखिएगा, मैं बात करूं CuSO4 प्लस NaOH, यहाँ पे 2 NaOH लेंगे, CuSO4 प्लस में 2 NaOH, ये भी यौगिक है, ये भी क्या है, यौगिक है। विस्थापन अभिक्रिया में तो एक तत्व होता है, एक यौगिक होता है, इसमें दोनों ही क्या है, यौगिक है। तो इसमें क्या होगा, दोनों ही यौगिक अपने अपने तत्वों का आदान प्रदान कर लेंगे। परमाणुओं के जो समूह है उसका अलग अलग आदान प्रदान एक दूसरे के साथ में कर लेते हैं। जो Na है सोडियम, ये तो किसके स्थान पे आ जाएगा, कॉपर के स्थान पे, और कॉपर कहाँ आ जाएगा, Na के स्थान पे। देखिएगा, यानी कि आगे बनेगा कि Na2SO4, Na कहाँ आ गया, SO4 के साथ में, प्लस में क्या बनेगा, जो Cu है वो किसके साथ में जुड़ेगा, OH के साथ में, यानी CuOH की होल ट्वाइस। इसे बोलते हैं सोडियम सल्फेट, और इसे हम बोलेंगे कॉपर हाइड्रोक्साइड। यानी कि जो यौगिक थे, इन्होंने अपने अपने परमाणु के समूहों का क्या कर लिया, आदान प्रदान कर लिया। इसे हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। आगे देखिएगा, एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं AgNO3 प्लस KCl
पोटेशियम क्लोराइड बोलते हैं। आगे बनेगा AgCl प्लस KNO3। K ने क्या किया, Ag को यहां से हटा दिया, Ag ने K को हटा दिया, यानी K Ag की जगह आ गया, Ag K की जगह आ गया, K Ag की जगह आएगा तो KNO3 बन गया, Ag K की जगह आया तो AgCl बन गया। तो ये हमने क्या पढ़ा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। पदार्थों का क्या हो जाता है, आयनों तत्वों का आदान प्रदान हो जाता है। एक और उदाहरण लेते हैं, देखिएगा कि BaCl2 प्लस Na2SO4 और क्या बनेगा, BaSO4 प्लस NaCl। Na ने क्या किया, Ba को यहाँ से हटा दिया, Ba यहाँ पे आ गया, यानी Na यहाँ पे आ गया, Ba यहाँ पे, तो Ba तो SO4 के साथ में जुड़ गया, BaSO4, NaCl के साथ में जुड़ेगा NaCl। तो इसे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे 2 लग जाएगा, संतुलित करेंगे तो इसे हम कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया की ओर। 5वीं अभिक्रिया जो है हमारी, जिसका नाम है तीव्र एवं मंद अभिक्रिया। देखिएगा अगली अभिक्रिया है तीव्र एवं मंद अभिक्रिया। देखिएगा तीव्र अभिक्रिया की बात करते हैं। तीव्र अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसको पूर्ण होने में क्या लगे, कम समय लगे। पूर्ण होने में कम समय लगे, उसे हम क्या कहेंगे, तीव्र अभिक्रिया। मंद अभिक्रिया क्या होगी, जिसको पूर्ण होने में घंटे, महीने या साल लग जाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, मंद अभिक्रिया। यानी मंद अभिक्रिया धीरे धीरे होगी, और धीरे धीरे होगी तो उसको घंटे भी लग सकते हैं पूर्ण होने में, कई दिन भी लग सकते हैं, महीने भी लग सकते हैं। लेकिन तीव्र जो अभिक्रिया होगी वो बहुत कम समय में हो जाएगी। यानी आप ये मानिए कि 10⁻⁻10 सेकंड के अंदर ही पूर्ण हो जाएगी, सेकंडों में पूर्ण होती है। जैसे कि देखिएगा, हम उदासीनीकरण अभिक्रिया लेते हैं, इसमें हम अम्ल और क्षार की क्रिया करवाते हैं। अम्ल और क्षार की, ये अम्ल है, ये क्षार है, इसकी क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, NaCl लवण और जल बनेगा। ये जो क्रिया होती है इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। ये उदासीनीकरण अभिक्रिया की बात हमने 5वें लेसन में भी की थी। जो उदासीनीकरण अभिक्रिया है ये 10⁻⁻10 सेकंड में ही क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। तो इसे हम क्या कहेंगे, तीव्र अभिक्रिया। इसी प्रकार हम मंद अभिक्रिया की बात करें तो मंद अभिक्रिया में जैसे हम उदाहरण ले सकते हैं, लोहे पर जंग लगना। लोहे पे जो जंग लगता है वो बहुत ही क्या लगता है, टाइम लगता है। उसमें जो लोहा होता है वो जब वायु और पानी की उपस्थिति में, पानी या वायु के संपर्क में आता है तो उसके बाद में क्या होता है, धीरे धीरे वो संक्षारित होना शुरू होता है और उस पर जंग लगना शुरू होता है। ऐसा नहीं होता कि हमने लोहे की खिड़की लगाई घर में और उसके तुरंत अगले दिन क्या हो गया या उसी दिन क्या हो गया, उसमें 1 सेकंड में, 1 घंटे के अंदर ही उसके अंदर क्या हो गया, जंग लग गया हो। उसको थोड़ा टाइम लगता है, कई घंटे भी लग सकते हैं, दिन भी लग सकते हैं, महीने भी लग सकते हैं जंग लगने में। तो देखिएगा इसको पढ़ते हैं, जैसे कि 4Fe प्लस 3O2 प्लस में 6H2O। Fe आयरन, ऑक्सीजन वायु, जल। जब लोहा जो होता है वायु और जल के संपर्क में आता है तो इसके जंग लग जाता है और Fe2O3 फेरस ऑक्साइड .3H2O, ये इसमें क्रिस्टलन जल है का निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। तो ये हमने पढ़ा लोहे पे जंग लगना। तो ये जो अभिक्रिया है कौन सी है, मंद अभिक्रिया। इसको पूर्ण होने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो इसे, ये जो लोहे पे जंग लगना उदाहरण है, ये किसका हो गया, मंद अभिक्रिया का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया की ओर, जिसे हम कहेंगे उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। देखिएगा नेक्स्ट अभिक्रिया है उत्क्रमणीय तथा अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। एक एक की बात करते हैं।
उत्क्रमणीय अभिक्रिया और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया की बात करें, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जो होती है ये वो अभिक्रिया होती है जो एक ही दिशा में संपन्न होती है, और इसमें अभिकारक से क्या बन जाता है, उत्पाद का निर्माण हो जाता है। यानी जो अभिकारक होता है इससे उत्पाद का निर्माण होता है, लेकिन उत्पाद से वापिस अभिकारक नहीं बन सकता। उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। इसमें क्या होगा, अभिकारक से उत्पाद तो बन जाएगा लेकिन उत्पाद से वापिस क्या नहीं बन सकता, अभिकारक नहीं बन सकता। यानी कि अभिकारक से उत्पाद जब बनता है तो इसे अग्र दिशा कहते हैं, उत्पाद से जब वापिस अभिकारक बनता है तो इसे पश्च दिशा कहते हैं। यानी कि ये सिर्फ एक ही दिशा में चलती है, एक ही दिशा में संपन्न होती है, वो होती है अग्र दिशा। ये पश्च दिशा में संपन्न नहीं होती। अभिकारक से सिर्फ क्या बन सकता है, उत्पाद बन सकता है। जैसे कि देखिए हम C+O2 की बात करें, CO2 बनेगा। अब हम CO2 से वापिस क्या नहीं बना सकते, अभिकारक नहीं बना सकते। CO2 को वापिस कार्बन और ऑक्सीजन में चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है ये अभिकारक से उत्पाद बन सकता है, तो इसके साथ ही उत्पाद से वापिस क्या बन सकता है, अभिकारक बन सकता है। यानी पश्च दिशा और अग्र दिशा दोनों दिशाओं में ये अभिक्रिया चलती है। यानी कि इसके बीच में इस प्रकार का चिन्ह आता है जिसमें अर्ध तीर होते हैं दो। यानी अभिकारक से उत्पाद बन सकता है और उत्पाद से वापिस क्या बन सकता है, अभिकारक बन सकता है। जैसे कि देखिए मैं बात करूं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन और बन जाता है H2O। यानी कि अभिकारक से क्या बना, उत्पाद बना, और उत्पाद से हम वापिस क्या प्राप्त कर सकते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि अभिकारक प्राप्त कर सकते हैं। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रियाओं में जो अभिकारक होता है उससे उत्पाद बन सकता है और उत्पाद से वापिस अभिकारक बन सकता है। यानी कि यह अभिक्रिया अग्र दिशा और पश्च दिशा दोनों में ही चलती है या संपन्न होती है, लेकिन अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया सिर्फ एक ही दिशा में संपन्न होती है। जिस अभिक्रिया के मध्य आपको ऐसा तीर दिखाई दे तो वो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, और अगर इस प्रकार का तीर दिखाई दे तो वो क्या है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। इन तीर के आधार पर आप उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया को आसानी से पहचान सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हम। तो इसके बाद में हम अभिक्रिया पढ़ते हैं, वही जो हमने 5वें लेसन में भी पढ़ी थी, जिसका नाम है उदासीनीकरण अभिक्रिया। बहुत बार पढ़ी है हमने पीछे भी। उदासीनीकरण अभिक्रिया तीव्र अभिक्रिया का भी एक उदाहरण है। उदासीनीकरण अभिक्रिया का मतलब होता है कि जब हम अम्ल की क्रिया अगर क्षार के साथ में करवा देते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है, लवण और जल का निर्माण होता है। इसे हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, जो हमारी 7वीं रिएक्शन है। तो ये